ये हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पूर्वावलोकन का सीरीज, जिसमें हमने अभी तक पार्ट 3 जो है यूपी स्पेशल में डिस्कस किया था। यूपी स्पेशल में हमने पार्ट 3 तक जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे पहले हमने पॉलिटी का भी सीरीज चलाया था, जिसमें हमने 6 से 7 जो है वो पार्ट्स में उसको डिस्कस किया है। अभी फिलहाल वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के साथ हमने पैरेलली इसको भी स्टार्ट किया है यूपी स्पेशल का। तो चलिए आइए देखते हैं यूपी स्पेशल में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो यूपी और उत्तराखंड की चीज़ें बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके साथ में पॉलिटिकल और फिर ठीक है, इन चीज़ों को हमने देख लिया है। आज हम भौगोलिक परिदृश्य जो है वो यहाँ पर देखेंगे, भौगोलिक परिदृश्य। ठीक है, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जियोग्राफी किस तरीके का है। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड, आपको मालूम होगा कि बेसिकली हम लैंड को जब 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गोंडवाना लैंड में उत्तर प्रदेश जो है वो पड़ता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही एक अंग है। देखो, पूरा नहीं, सिर्फ दक्षिणी भाग वाला जो है पार्ट वो प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अगर हम साउथ वाले रीजन में देखते हैं तो यहाँ पर हमें विंध्यन श्रेणी देखने को मिलता है। ठीक है, विंध्य की पहाड़ियाँ, तो वो जो है वो गोंडवाना लैंड की आपकी जो है प्रायद्वीपीय का एक पार्ट बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और कुल अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो 7 डिग्री 36 मिनट है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार 7 डिग्री, ये अभी देखो आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सीमाएं देखो जो है कुल मिलाकर, यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी और राज्य को मिलाकर के देखा जाए तो ये 9 राज्य जो है हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी 9 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र यूटी जो है वो दिल्ली है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगती हैं। किसकी? दिल्ली की। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी है। प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल की, ठीक है, आप देखोगे उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल के साइड में, और आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी आपको उत्तर में देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। तो आपने मैप में देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है मध्य प्रदेश के साथ में बनती है, और उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। एकमात्र जिला जो है सहारनपुर जो है वो टच करता है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, और इसके अतिरिक्त सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी होती है। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला जो है वो आपका सोनभद्र है। तो नीचे की तरफ देखोगे आप सबसे साउथ में जो हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है वो सोनभद्र ही है, और सोनभद्र जो है वो कई सारे जिलों को, इट मीन्स कि कई सारे प्रदेशों को, यानी 4 प्रदेशों को टच करता है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो ललितपुर और सहारनपुर है। मध्य प्रदेश जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ललितपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर, और सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो बदायूं है, और ये 9 जिलों से जो है वो लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र जो है वो नेपाल है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ एक लगता है, वो नेपाल के साथ में लगता है। तो उत्तर प्रदेश 7 जिलों के साथ, ये 7 जिलों के नाम आप देख सकते हो, से नेपाल का जो है बॉर्डर टच होता है। और उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आगे आप देख सकते हो इसका कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये 32,87,240 वर्ग किलोमीटर, लगभग 7.33% के बराबर है। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई 650 है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 240 है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर यूपी आता है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 9 नवंबर 2000 को ही उत्तर प्रदेश से ही कट करके विभाजित होकर के उत्तराखंड बना था। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले अवरोही क्रम में दिए हुए हैं, लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिलों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हापुड़ जो है, जो सबसे नया जिला भी है, 660 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ इसका एरिया। फिर गाजियाबाद है, संत रविदास नगर भदोही, ठीक है, जिसको आप भदोही भी बोलते हो। संत रविदास नगर खैर अभी नाम हट गया है, सिर्फ और सिर्फ भदोही है। शामली है 1043 वर्ग किलोमीटर। सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले क्रमशः बलिया व शामली हैं। सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले सहारनपुर व सोनभद्र हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं कौन कौन से? गाजियाबाद, हापुड़, ये सब क्या है? दिल्ली एनसीआर में लगते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? भाबर व तराई, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। अब यहाँ पर देखो, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर, पडरौना तक पतली सी भाबर और तराई मिट्टी जो है वो कहलाती है, तराई क्षेत्र कहलाता है। और भाबर क्षेत्र आपका पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थर से निर्मित है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जो है, इन सब रीजन में आते हैं तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली देख सकते हो, दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ। लंबे हाथी घास जो होते हैं, बहुत बड़े घास होते हैं, उनको हम हाथी घास बोलते हैं। और ये 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सारे ही जिले जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाले प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़, ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हो, RARH, इंग्लिश नाम भी वही है, नाम से जाना जाता है। और गंगा यमुना के विस्तृत मैदानों को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, ठीक है, ऊपर के, और मध्य मैदानी भाग और पूर्वी भाग। तो गंगा यमुना के उत्तरी मैदान का लगभग 500 किलोमीटर लंबाई है और 80 किलोमीटर चौड़ी रूप है। गंगा यमुना के मध्य मैदान की बात करें तो ये सब जिले जो है, बिजनौर, मेरठ, पूर्व मुजफ्फरनगर, ये सारे जिले जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलती है। गंगा के पूर्वी मैदान का उत्तर विस्तार जो है, अगर पूर्व में देखा जाए तो वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद, तो हम लोगों का जो रीजन है ना, भदोही, मिर्जापुर, ये सारे जो है आपके पूर्व के साइड में देखने को मिलते हैं। गंगा यमुना के मैदान का निर्माण जो है वो कॉप मिट्टी से हुआ है। कौन सी मिट्टी से? कॉप मिट्टी से। गंगा यमुना के विस्तृत मैदान उत्तर प्रदेश की इसकी जो औसत ऊंचाई है ये आपका 300 मीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है इसकी औसत ऊंचाई। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठारी भाग जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर है। और दक्षिण पठारी क्षेत्र में के अंतर्गत बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग जो है वो सम्मिलित हैं। इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित होती है और दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी, पश्चिम में बेतवा, पाहुज नदियाँ इसकी सीमा जो है वो निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये सारे जिले आप देख सकते हो, और प्रयागराज, ये सब देखने को मिलता है। बुंदेलखंड वाले रीजन में आते हैं तो बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उत्तर प्रदेश में विंध्य काल के प्राचीनतम निस चट्टानों, कौन सा चट्टान है? नीस चट्टान प्रदेशों से प्राप्त होता है। ये निक्षेपित मिट्टी होती है। और बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, देखो उत्तर प्रदेश में भी काली मृदा पाई जाती है। ऐसा अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में काली मृदा नहीं पाई जाती तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम ही रीजन में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। बुंदेलखंड में ये इचलास नामक घास जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बघेलखंड में शंकुआकार टीले पाए जाते हैं। और बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है वो सोन नदी है। अक्सर करके ऑप्शन में दे दिया जाता है कि बघेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो उत्तर प्रदेश के राज्यों में उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो किससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो नहीं लगती है? तो देखो, आपने देखा था कि राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में लगता है, बिल्कुल सही है। पंजाब नहीं लगता है, हरियाणा भी लगता है, तो यही आपका ऑप्शन जो हो जाए बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं और यहाँ पर देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो हमने अभी क्या देखा कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 9। खैर यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, क्योंकि यहाँ कितने राज्य बोला था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिया था, तो शायद कन्फ्यूजन हो जाती और लोग 8 लगा सकते थे। लेकिन यूपीपीसीएस ने जो आंसर माना है वो 9 माना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, तो हमने देखा था कि बलिया जो है वो सबसे पूर्वी है। और वहीं पर जब हम दक्षिणी की बात करते हैं, सबसे दक्षिणी, तो सोनभद्र हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
ये देखो जो बलिया है ना, ये इससे उत्तर प्रदेश के 3 जिले और भी लगते हैं। कौन से? मऊ, गाजीपुर और देवरिया। तो आपसे पूछा जाए कि जो सबसे पूर्वी जिला बलिया है उससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो ये मऊ, गाजीपुर और देवरिया लगता है। और बिहार के भी 3 राज्य लगते हैं, 3 जिले लगते हैं, भोजपुर, छपरा और सिवान जो है वो लगता है। आगे आते हैं लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो आप बलिया देखो, बलिया सबसे पूरब में है ना, तो ये कहाँ से लखनऊ में आ गया? लखनऊ तो सेंट्रल में दिखाई देता है, तो ये सब दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही जो है वो गलत है और बाकी सब तो लगे हुए हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं 5वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में लिखना है। देखो ये ऑप्शन ना, इन्होंने ऑप्शन ही सही नहीं बनाया था, ठीक है। खैर देखा जाए तो पहले वाराणसी हो जाएगा, फिर बागपत हो जाएगा, फिर संत रविदास नगर नहीं होगा, पहले गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इनका। अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका वाराणसी, वाराणसी के बाद आपका बागपत आएगा, फिर गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर भदोही। भदोही का जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर मात्र है ही। निम्नलिखित का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, देखो ये आरोही क्रम में दिया है, तो आरोही क्रम में अगर आप इसको लगाना चाहो तो सी ऑप्शन हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर का एरिया कम है, उसके बाद बाराबंकी आ जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र जो है वो सबसे बड़ा एरिया है, मतलब इन जिलों में अगर देखा जाए। वैसे तो सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके एरियाज़ को। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो इन ऑप्शन में अगर आप देखो तो गौतम बुद्ध नगर का जो है वो क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है, लेकिन अगर सभी जिलों में देखा जाए तो हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, 660 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो देखो ये फिर से आ गया, हापुड़ जो है सबसे नया जिला है बेसिकली, और जो है वो आपका बहुत ही कम एरिया इसमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी जो है, जो कि नेपाल से बॉर्डर टच करता है और इसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, तो देखो खीरी लिखा है ना, लखीमपुर खीरी, रिपीट हुआ है खैरी की क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश जनपद में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हापुड़ नहीं दिया हुआ है, हापुड़ होता तो हापुड़ हो जाता, लेकिन अब वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, तो इन अगर चारों को देखो ना तो ये इनके एरियाज बहुत बड़े हैं कंपेयर टू एरिया वाराणसी का जो है एरिया कम है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों का उत्तर प्रदेश में दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो है वो अरेंज करना है। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ देखो तो आपको ये ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ नगर आएगा, संत कबीर नगर आएगा, अम्बेडकर नगर आएगा, संत रविदास नगर। देखो जो भदोही है ना, ये संत रविदास नगर, इसको भदोही नाम है, इसका भदोही नाम जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संत रविदास नगर पहले था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो जो भदोही है ये बनारस से कट के लगा हुआ है, बनारस से कट के बना हुआ है, ठीक है, विभाजित होकर के। तो ये देखो बनारस आपको पता ही होगा, अगर भदोही नहीं भी पता है तो बनारस तो पता ही होगा कि पूरब में है, तो सबसे पूरब में ही ये तो पूरब की तरफ जो है, पूरब की तरफ और बेसिकली दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण की तरफ मतलब ये जो है ना, ये आप सोनभद्र देखते हो, सोनभद्र के जस्ट ऊपर जो है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के ऊपर आपको भदोही देखने को मिलता है, मतलब दक्षिण एरिया जो है ये है। अब देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? तो चित्रकूट तो बनाता है, जौनपुर भी बनाता है और संत रविदास नगर भी बनाता है, लेकिन सोनभद्र नहीं बनाता। अगर मिर्जापुर दिया होता तो वो बनाता। तो ये आपका जो है डी गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, खैर प्रयागराज काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयागराज बहुत बड़ा जिला है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो देखो ये अगर क्षेत्र देखोगे ना तो आपको दक्षिण में, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर ये प्रथा देखने को मिलती है। खैर ये प्रथा प्रेजेंट टाइम में जो है उसको उस पर रोक लग गई है। इट मीन्स कि इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है पशुओं को। क्या करते हैं इसमें, पशुओं को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु और वन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉपिक पहले हम देखेंगे नोट्स, बेसिकली जैसा कि हमें पता है कि पहले हम नोट्स देखते हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। कौन कौन सा? आर्द्र व उष्ण, ठीक है, और दूसरा साधारण आर्द्र व उष्ण। तो उष्ण प्रदेश का तराई क्षेत्र 120 से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, अगर हम दूसरे वाले रीजन की बात करते हैं तो,
ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो हमने पहला वाला देखा, पहले वाले में 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होते हैं, और जो दूसरा है यानी जो साधारण आर्द्र व उष्ण वाला है वहाँ पर 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब औसत वर्षा की बात करते हैं तो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कृषि सस्य जलवायु अंचलों को इसमें विभाजित किया गया है, जैसे तराई क्षेत्र हो गया, पश्चिमी, 9 क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये बेसिकली 9 क्षेत्र में बांटा गया है। आपका मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी मैदान, शुष्क, मध्य मैदानी, बुंदेलखंड, ये आप देख सकते हो 9 के 9 क्षेत्र। अभी देखो कोपिन के अनुसार जलवायु का शीत तथा उत्तर प्रदेश का शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिल बनता है। ठीक है, और CBW जो है समशीतोष्ण एरिया जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले भाग में शीत ऋतु का औसत जो तापमान होता है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले भाग में। आगे आते हैं और उसी के साथ में न्यूनतम तापमान जो होता है वो 13.3 डिग्री। तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम तापमान 28.3 डिग्री होता है और जो मिनिमम तापमान है वो 13.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। बुंदेलखंड देखो नीचे वाला है ना, पहाड़ी इलाका है ना, थोड़ा सा पहाड़ी इलाका इन द सेंस की पठार हैं वहाँ पर। इसका कारण है कि कर्क रेखा से ये जो है गुजरता है, कर्क रेखा इसके बहुत पास में है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना, आगरा और झांसी काफ़ी ज़्यादा फेमस ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। यहाँ पर जो गर्म हवा होती है उसको लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो जुलाई व अगस्त महीने में होती है और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो हवा आती है बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। और उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून यानी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। उत्तर प्रदेश में कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग जो है वो प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश यानी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता है यानी 184.7 सेंटीमीटर और सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर जो है वो मथुरा में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। खैर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार यहाँ पर देखोगे तो 33.33% भूभाग पर वन आवश्यक हैं और वर्ष 1998 में राष्ट्रीय वन नीति जो है वो यहाँ पर लागू की गई थी। आगे आ जाते हैं हम। उत्तर प्रदेश वन नीति जो है वो 1998 में लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई थी? 1998 में। वर्तमान में राज्य वन नीति 1998 के स्थान पर वन नीति 2017 लागू हुआ है। मतलब इसमें ना थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में ये आपको याद रखना है कि इसमें 2017 वाला चल रहा है। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हो कि कौन कौन से प्लांट्स वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख लेंगे कुछ डिफरेंट तरह के, जैसे महुआ, बबुल वगैरह आपको यहाँ पर ढेर सारे देखने को मिलते हैं। खैर मैं इसको आपको जो है टेलीग्राम में भेज दूंगी ये PDF, अगर आपको डिटेल में पूरा एक एक करके पढ़ना है। जैसे उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव देखो कि आरंभ जुलाई 1952 में हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और जो रिपोर्ट आया है उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है उसको भी ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षारोपण 7,421 वर्ग किलोमीटर में है जो राज्य की कुल 3.08% है और इस प्रकार राज्य में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 22,239 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य का कुल 9.23% देखने को मिलता है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 आया था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्जापुर में है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो संत रविदास नगर भदोही, ठीक है, यहाँ पर, और फिर मऊ और मैनपुरी। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, देखो प्रतिशत और क्षेत्रफल में अंतर होता है, आप समझ रहे होंगे। तो प्रतिशत में सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत है। ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत में संत रविदास नगर भदोही एरिया में भी कम है और प्रतिशत में भी कम है। मैनपुरी, देवरिया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। कुछ ऑपरेशंस वगैरह हैं जैसे हाईटेक नर्सरी, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जो है वो पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया था। अब आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए गए हैं? तो आपने पढ़ा था अभी पहले लाइन में हमने देखा था कि 9 जो है वो क्षेत्र
हैं, इन्हें आप देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरा, उत्तर प्रदेश में फिर से वही दिया है, कितने कृषि जलवायु क्षेत्र, तो 9, बेसिकली वही होगा। ये एरो में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, तो 9 क्षेत्रों में जो है वो विभाजित किया गया, फिर से वही क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश शस्य क्षेत्रों में, फिर से वही क्वेश्चन, 9 क्षेत्र जो है वो हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण जैविक आपदा घोषित की गई है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी वो 2 नदियाँ हैं, तो ए और बी, यानी यमुना और गोमती जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदियाँ हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र है, कितना है, तो बी है 4, वर्तमान में नहीं है। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था 2005 और 2002 में, उसके अकॉर्डिंग 4.46 था। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो अभी इस समय यहाँ पर बढ़ गए हैं, और इस समय की बात करेंगे तो 7.22% जो है वो है प्रेजेंट टाइम में। इनका जो प्रतिशत है वो 7.22% है, ठीक है। ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2011 का अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने क्षेत्रफल का लगभग कितना था, तो ये भी जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग है, तो इसका सी ऑप्शन यानी 7% है था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 7% से ज़्यादा है, ठीक है। 7% है, मोर देन 7% है, ठीक है। 8% भी नहीं है, 7 पॉइंट समथिंग है। तो ये आप 7.44% था ना अभी हमने बोला। तो ये बस आपको इतना क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन इधर प्लस 12-15 क्वेश्चन उधर। तो होप सो आपको ये नोट्स अच्छा लगा होगा। आगे की क्लास में हम जनसंख्या और नगरीकरण वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जितना भी बताया, होप सो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को और ज़्यादा कंटिन्यू किया जाए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को ले रहे हो। और हाँ, अगर आप कुछ भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कराना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करी जाए, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, तो आपका वेलकम है। आप कभी भी जो है कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, फीडबैक आप ज़रूर दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।